जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और सभी लोगों का सुस्वागतम, सभी लोगों का अभिनंदन। जी दोस्तों, हम बात कर रहे थे लोकल गवर्नमेंट के बारे में और हमने लोकल गवर्नमेंट के पार्ट के बारे में पढ़ा और हमने कुछ अमेंडमेंट पढ़े, जिसमें हमने पहला अमेंडमेंट पढ़ा 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 1992 में हुआ। और उसके बाद हमने पढ़ा एक 74 अमेंडमेंट जो 1992 में ही हुआ था, और वो था म्यूनसिपलिटीज़ के रिगार्डिंग। और जो पहले वाला था यानी कि 73 अमेंडमेंट, वो था आपका पंचायत के रिगार्डिंग। आज हम बात करेंगे जो हमारा म्यूनसिपलिटीज़ के बारे में हमने बात की थी कि म्यूनसिपलिटीज़ हमारी कब इम्प्लीमेंट हुई, उसमें हमारे कितने कौन जो है हमारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और जो हमारी म्यूनसिपलिटीज़ की जो पावर है वो किस आर्टिकल में है, किस शेड्यूल में है, वो हमने सभी डिटेलिंग पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे उसके आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारा ये लोकल गवर्नमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और उसके बाद अभी जो टेस्ट हुआ था सैटरडे को, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो वो मिस करना पड़ा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार हो, ऐसा कभी कभी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब जो नेक्स्ट होगा वो आपके साथ जो है टेस्ट होगा सैटरडे को। बाय द वे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो संडे को आपको वो करा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप खुद से भी मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। चलिए जी, तो अब हेडिंग डालेंगे पार्ट 9 के बारे में। तो पार्ट 9 हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे पार्ट 9A के बारे में, यानी क्लोज ए के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे पार्ट 9 का क्लोज ए। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें जो हमारे इसमें आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक, ठीक है। और इसमें हम सभी आर्टिकल्स को नहीं पढ़ेंगे, इसमें जो भी महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें और क्या क्या विशेषताएं थी और क्या क्या बातें हुई, और उसके बारे में कुछ मिसलेनियस पावर्स पढ़ेंगे इसकी। और उसके बाद हमारा लोकल गवर्नमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। लेकिन इसी के साथ हम कुछ ऐसे जो है केसेस भी पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, जिन्होंने अपनी अपनी राय दी जो है लोकल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, तो वो भी हम देखेंगे। क्योंकि अब के बारे में जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है आपके केसेस से भी, जो लोकल गवर्नमेंट के जो केसेस हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम वो भी स्टडी करेंगे। जी, तो हम बात कर रहे थे पार्ट 9 क्लोज ए के बारे में, और इसमें जो आर्टिकल थे वो थे आर्टिकल 243 पी से लेकर के आर्टिकल 243 जेड जी तक, ठीक है। यानी कि आप ऐसा समझिए कि पी से पहले जेड चलेगा और जेड के साथ जेड ए, जेड बी, जेड सी, इस तरीके से जेड जी तक, ठीक है। तो ये टोटल 18 आर्टिकल है, 18 आर्टिकल है, ठीक है। कितने आर्टिकल है हमारे? 18 आर्टिकल है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको 18 आर्टिकल को याद करना है, इसमें जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 243 में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 243 पी में, क्लोज पी। तो इसका मतलब होगा कि ये क्या है, ये आपको बताएगा डेफिनेशन। डेफिनेशन यानी कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पार्ट 9 क्लोज ए में दिया गया है म्यूनसिपलिटीज़, और जाहिर सी बात है कि क्लोज पी में यानी कि 243 के क्लोज पी में केवल और केवल दी गई है डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा। और यहाँ से आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्या होगी परिभाषा, कभी नहीं पूछेगा। केवल आपसे पूछेगा कि आर्टिकल ऑफ व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ लोकल गवर्नमेंट रिगार्डिंग पार्ट 9A, ठीक है। तो वो आपसे पूछ सकता है, और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि वो और 4 आर्टिकल दे देगा, और बाद में आपको एक वर्ड करा देगा कि जो हमारी म्यूनसिपलिटीज़ है उसमें डेफिनेशन वो किस आर्टिकल में दर्शाई गई है। तो आंसर होगा आर्टिकल 243 का क्लोज पी। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल
243 आर के बारे में। ठीक है, तो ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 243 एस के बारे में, तो यहां पे इसका मतलब होगा वार्ड कमेटी, वार्ड कमेटी। ठीक है, वार्ड कमेटी। और ये जो होगी वो 3 लाख या 3 लाख से अधिक आबादी पर होगी। ठीक है, 3 लाख या 3 लाख से अधिक आबादी पर होगी। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 243 टी के बारे में। आर्टिकल 243 के टी के बारे में, यानी क्लोज टी के बारे में, तो इसका मतलब होगा रिजर्वेशन, सॉरी हाँ ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यानी कि सीटों का आरक्षण। और वहीं हम बात करें आर्टिकल 243 यू के बारे में, तो यहां पे दिया गया है आपका ड्यूरेशन, यानी कि अवधि। और वहीं हम बात करें आर्टिकल 243 के डब्ल्यू के बारे में, तो यहां पे दिया गया है पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉपी कीजिए इसको फटाफट से। अच्छा, अगर इसमें कोई भी डाउट बनता है तो आप उसको पूछ लीजिएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ज़्यादा इसमें डिटेलिंग पे नहीं पढ़ना कि रिजर्वेशन ऑफ सीट कितना होगा, वो मैं अभी आगे आपको बता दूंगा। ठीक है ना, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। लेकिन इन आर्टिकल्स को थोड़ा सा याद कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो लोकल गवर्नमेंट पहली बार भी पढ़ रहे होंगे, उनके टीचर्स ने पढ़ाया ही नहीं होगा। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं, मेरी निगाह में भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। और अभी आपके सामने और भी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी होगी। और ये तो एक शुरुआत है एसएससी के बैच की। जब आप कभी शुरुआत करेंगे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, तो वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको नहीं जाननी है। ठीक है, चलिए भाई, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 243 के वी के बारे में। सॉरी, ये तो हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ है ना, अभी रह गया ये, देखना रिमाइंड करके करना पीछे की क्लास। ठीक है ठीक है, आर्टिकल 243 वी के बारे में। और यहाँ पे आपकी दी गया है डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि एक तरीके से अयोग्यताएं। और उसके बाद आर्टिकल, अगर हम बात करें 243 के डब्ल्यू के बारे में, तो यहाँ पे दी गई है पावर्स, यानी कि म्युनिसिपैलिटीज की पावर्स, अथॉरिटी एंड, या फिर हम इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आप इसको चाहे पावर कह लीजिए, चाहे अथॉरिटी कह लीजिए, या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए। ठीक है, और वही बात करें हम आर्टिकल्स नेक्स्ट के बारे में, जो है आर्टिकल 243 का जेड डी। ठीक है, हमें आर्टिकल जेड ए, जेड बी, जेड सी नहीं पढ़ना। ठीक है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो जेड डी के बारे में बात करें तो यहाँ पे है आपका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन, यानी हिंदी में इसका मतलब होगा जिला नियोजन समिति, जिला नियोजन समिति। एक समिति होगी जो इसके लिए काम करेगी। और वहीं हम बात करें
243 के जेड ई, आर्टिकल 243 के जेड ई के बारे में, और लास्ट हम पढ़ेंगे 243 का जेड सी। तो इसमें दिया गया है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, यानी कि हम इसको मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महानगर नियोजन समिति, महानगर नियोजन समिति। और वहीं हम बात करें आर्टिकल 243 जेड सी के बारे में, तो ये आपका कुछ विशेष भागों में एक्टिव है, यानी कि ये जो पार्ट है, पार्ट नोट टू अप्लाई टू सर्टेन एरिया, बल्कि इसको रहने ही दो, है ना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, इसको हटा ही दो। बस आपको ये पढ़ना है। आपको पूछा जा सकता है कि बताइए पावर्स, ऑथोरिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो म्यूनसिपैलिटीज़ है उसके रिगार्डिंग किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 243 का डब्लू क्लोज में, ठीक है। 243 वी में है डिस्क्वालिफिकेशन, और 243 जेड ई में है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, महानगर नियोजन समिति। ये समिति क्या काम करती है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बस आपको केवल इतना पढ़ना है। अब हम हेडिंग डालेंगे ग्राम सभा के बारे में। किसी ने पूछा था ग्राम सभा और ग्राम पंचायत पढ़ा दीजिएगा, तो बिल्कुल पढ़ेंगे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए। चलिए भाई, तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा इसको। चलिए अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, हालांकि वो इसी में ही है, कोई नया टॉपिक नहीं है, अभी हम लोकल गवर्नमेंट पे ही काम कर रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जुडिशरी, यानी कि अपनी न्यायपालिका। तो हेडिंग डालेंगे ग्राम सभा जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्राम सभा के बारे में, तो ग्राम सभा किससे बनती है, सबसे पहले ये बात करते हैं ग्राम सभा, और हिंदी में भी इसको बोलेंगे ग्राम सभा। और ग्राम सभा के अगर हम आर्टिकल के बारे में बात करें, तो इसका जो आर्टिकल है वो है 243 ए, यानी कि 243 क्लोज ए, ये हमारे संविधान में दिया गया है। और वहीं हम बात करें ग्राम सभा के बारे में, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें विलेज, कोई किसी विलेज के बारे में, किसी गांव के बारे में, और उस गांव की मान लीजिएगा पॉपुलेशन कितनी है, 2000 लोगों की, तो इस 2000 लोगों में मान लेते हैं कि 1500 क्या है, मान लीजिएगा मेल और फीमेल, क्या है, मेल और फीमेल, ठीक है। और ये जो मेल और फीमेल हैं, ये 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर होने चाहिए, ठीक है। और इन्हीं सभी से मिलकर के क्या बनती है, ग्राम सभा बनती है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो याद रखेंगे कि ग्राम सभा का जो सर्जन है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 243 क्लोज ए में दिया गया है। और वहीं हम बात करें एक एग्जाम्पल के बारे में, तो मान लीजिएगा कि किसी एग्जाम की किसी विलेज की, किसी गांव की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो 2000 है, और वहाँ पे मान लेते हैं कि 1500 मेल फीमेल है जो कि 18 और 18 वर्ष से ऊपर है, तो उन्हीं सब से मिलकर के बनती है ग्राम सभा, ठीक है। और चूंकि ये जो वोटर होते हैं, ये 2000 जो वोटर होते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब ये होगा कि ये जो 1500 हुए मेल या फीमेल,
इनसे क्या बनी ग्राम सभा, और ये जो 2000 होंगे, यानी कि ये एक लीगल वोटर होने चाहिए, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर इनकी वोटिंग होगी। और पहले वोटिंग की जो एज हुआ करती थी वो हुआ करती थी कितनी, 21। ठीक है, लेकिन अब एक 61वां संविधान संशोधन हुआ, याद रखेंगे 61वां संविधान संशोधन हुआ। और इस 61वें संविधान संशोधन में ये हुआ था आपका 1989 में, और इसमें एज घटाकर क्या कर दिया था, 21 से 18 वर्ष कर दिया था। ठीक है, इस बारे में ध्यान रखेंगे। और उसके बाद अब 18 वर्ष या उससे ऊपर वो क्या बन जाता है, एक विधिक मतदाता माना जाता है। ठीक है, बस यही कंसेप्ट है आपका ग्राम सभा का, यही आपको याद रखना है। ठीक है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर में। पेपर में किसी से पूछ कर देख लेना, बुक उठा लेना लूसेंट की, जो भी आपके पास हो, ये कुछ नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो इसको ध्यान से रखिएगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर समझा देता हूँ कि जो ग्राम सभा है वो आर्टिकल 243 ए में है। एक बात आपको याद रखनी है। दूसरा, ग्राम सभा कैसे बनेगी, इसमें जो 1500 लोग होंगे वोटर, जो लीगल वोटर होंगे, जिनकी आयु 18 और 18 वर्ष से ऊपर हो, उनसे सबसे मिलकर बनती है ग्राम सभा। और इसमें एक और था, पहले क्राइटेरिया था एज 21 साल का, लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ 61 अमेंडमेंट 1989 में, और इसमें 21 वर्ष से घटाकर आयु 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट है आपका ग्राम पंचायत का। तो ये तो सीधा सीधा है कि ये ग्राम सभा के ही व्यक्ति होते हैं, पहली बात तो ये समझेंगे। मैं लिख देता हूँ साइड में, हेडिंग डालेंगे ग्राम पंचायत। तो अगला कंसेप्ट है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। ग्राम पंचायत, कभी किताब खोल के बैठ जाओ, ग्राम पंचायत ये बिल्कुल भी आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट से पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन इतना डीप नहीं बनता। लेकिन मैं फिर भी डीप लेकर के चल रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग समझ सकें। तो अगर हम बात करें ग्राम पंचायत के बारे में, तो ग्राम सभा के ही मेंबर क्या होते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। मेंबर जो होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे ग्राम सभा के सदस्य। और इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, वो होता है सरपंच। सरपंच होता है, सरपंच, सरपंच होता है, या फिर प्रधान होता है। ठीक है, या फिर प्रधान होता है। दैट्स ऑल। और आपकी कंप्लीट होती है लोकल गवर्नमेंट। अब अब हमें क्या पढ़ना है, अब कल देखते हैं। हमने लोकल गवर्नमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम कल क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट के कुछ केसेस और लोकल गवर्नमेंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें। और उसके बाद हम जानेंगे लोकल गवर्नमेंट को किन तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आज ही आपकी कंप्लीट होती है लोकल गवर्नमेंट, और बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, जितना मैंने पढ़ा दिया उतना ही आएगा पेपर में, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। बाकी नोट्स प्रिपेयर करते रहें। ठीक है, अब मुझे पता है, ऐसा मत करना कि सर ये क्या है, ग्राम सभा में कितने सदस्य होते हैं, इसका हेड कैसे चुना जाता है, ये फालतू के क्वेश्चन मत सोचना अपने माइंड में। ठीक है, या पूछ लोगे कि सर ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा आया, क्या हुआ, क्या आर्टिकल है सर जी, इसमें आर्टिकल क्यों नहीं है, ऐसे फालतू के क्वेश्चन मत पूछना, ये कुछ भी नहीं आता पेपर में। ठीक है, केवल आपसे पूछा जा सकता है ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है। हाँ, कल मैं आपको इनकी एज के बारे में बता दूंगा। ठीक है, और कुछ और एक्स्ट्रा बातें बता दूंगा, और ये कंप्लीट हो जाएगा। अब पूरा तरीके से लोकल गवर्नमेंट कंप्लीट है। तो कल कोशिश करेंगे आपकी, कल एक नया टॉपिक चले जिसका नाम है जुडिशरी। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ मिसलेनियस कोर्ट जैसे मोबाइल कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, फैमिली कोर्ट, ईटीसी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, और उसके बाद
हमारे फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डीपीएसपी, और उसके बाद कुछ मिसलेनियस शेड्यूल्स, आर्टिकल्स, और उसके बाद फिनिश्ड। आर्टिकल्स तो हम नहीं पढ़ेंगे, आर्टिकल्स तो हम यही लर्न कर रहे हैं सारी चीज़ें। अब जैसे ये है आर्टिकल, तो आप इसको आप सीक्वेंस वाइज थोड़ी ना पढ़ोगे, आर्टिकल बहुत सारे हैं। तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 243 क्या है, ए क्या है ग्राम सभा है, दैट्स ऑल। और ये किस लेवल पे होती है, ये ग्रामीण लेवल पे होती है, ठीक है, आप ये भी जानते हैं। और लोकल गवर्नमेंट को कितने टीयर्स में बांट सकते हैं, एक रूरल और एक अर्बन, ठीक है, एक शहरी और एक ग्रामीण। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। करो कॉपी इसको। चलिए भाई, चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक कर, गुड नाइट। और आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। और कल हम बात कर रहे होंगे किसके बारे में, कल हम बात करेंगे आपकी जो है लोकल गवर्नमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट बातें, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कल न्यू टॉपिक जुडिशरी, यानी कि हमारी न्यायपालिका। अब ज़्यादा दूर नहीं है, सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लगभग पूरी फरवरी, यानी कि समझ लीजिए क्या कि आपकी जो भी मार्च में क्लास होंगी, वो क्लास जो होंगी वो आपकी नई सीरीज से होंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि मार्च में वही बच्चे इसमें होंगे बैच में जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो एसएससी वाले हैं और जो बाकी पीसीएस वाले हैं सब बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। ये बैच क्लोज हो जाएगा फरवरी में ही, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बात रही वैलिडिटी के बारे में, तो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर 1 साल की वैलिडिटी दो, 6 महीने की दो, 1 महीने की दो, कुछ कह रहे हैं मत दो। तो देखो ऐसा है, जो बच्चे मांग रहे हैं 1 साल की वैलिडिटी, तो इसका मतलब ये है कि वो क्लास बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, और उनका मकसद है कोर्स को लीक करना, कोर्स को सेल करना, पहला मकसद। दूसरा, जो बच्चे मांगते हैं 6 महीने की वैलिडिटी, वो क्या करेंगे, कुछ पढ़ेंगे भी और फटाफट सेल भी करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, जब आप डेली क्लास करते हैं, मैं तो ज़्यादा बड़ी क्लास में नहीं लेता, आप क्लास को डेली कर रहे हो तो दोबारा क्लास लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब आप ये है कि जो बच्चा क्लास 1 से स्टार्ट करेगा तो प्रॉब्लम होएगी। तो सीधा हिसाब है, अभी 74 75 क्लास है, यानी कि लगभग 85 या 90 क्लास में, 90 क्लास होंगी इसकी टोटल, वो कंप्लीट हो जाएगी, 90 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और 90 का मतलब है 90 दिन, यानी कि 90 दिन, अगर आप एक दिन में 2 क्लास करते हो इसकी, तो एक दिन के 2 हिसाब से, यानी कि एक दिन में 2 क्लास का मतलब है आप इसको 1 डेढ़ महीने में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इसकी जो बैच की वैलिडिटी होगी वो होगी 2 मंथ्स। 2 मंथ्स आप इसको कभी भी कितनी बार देख सकते हैं, 2 मंथ बाद ये बैच फुली एक्सपायर हो जाएगा। और फिर कोशिश ये कीजिएगा कि दोबारा बैच परचेज ना करना पड़े, इसी को ही मेंटेन करके चले। हाँ, करंट अफेयर में आपको वो कराता चलूँगा, ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लेना। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय, सी यू।